हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र विवेक बजाज, को फाउंडर स्टॉकेज और इलन मार्केट्स का। दोस्तों, पार्ट टू, ये जो पार्ट है ये पार्ट टू है। पार्ट वन मैंने इसके पहले रिकॉर्ड किया था और मैं लाइव कर चुका हूं, और पार्ट टू में आज चर्चा होगी। वापस से हम कंटिन्यू करेंगे बॉन्ड मार्केट के ऊपर में और बॉन्ड फंड्स के ऊपर में। दोस्तों, बहुत मजा आया, इतना नॉलेज, इतना रिच कंटेंट मुझे जो मिल रहा है बॉन्ड मार्केट के अंदर। मैं दावा करता हूं दोस्तों, ऐसा कंटेंट आपको इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा। पहला वीडियो इतना लंबा हो गया कि मैंने रिक्वेस्ट किया था मेरे गेस्ट से कि सर एक और करेंगे, बिकॉज मन नहीं भरा, नॉलेज अच्छा मिला, बट एक और कंटेंट की अभी भी स्कोप है। तो बैक टू बैक बराबर तुरंत ही, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली, देखिए मुझे इतना एक्साइटमेंट हो रहा है। बराबर तुरंत ही कीर्तन ने मुझे बोला कि ठीक है मैं रिकॉर्ड करूंगा, और एक और वीडियो आपके लिए लेके आ रहे हैं कीर्तन शाह। कीर्तन, हेलो। हेलो, कैसे हो आप? ऑल वेल, कैसा चल रहा है? 2-3 दिन के बाद अपने मुलाकात कर रहे हैं फिर से। आई एम ग्लैड हम लोग अलग अलग कपड़े पहन रहे हैं। लोगों को ये तो पता है कि ये दूसरे दिन रिकॉर्ड किया गया। That's quite a thought. So great, yeah. First video तो मुझे बहुत मजा आया, and I've started tracking bond market the way you have asked us to do that. So बड़ा इंटरेस्टिंग था। ये वीडियो में वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं। अपना एक पेंडिंग एजेंडा है, कैसे कोई राइट बॉन्ड प्रोडक्ट को सिलेक्ट करे। तो आई थिंक वहीं से ही अपने चालू करते हैं जहां पर लोगों ने रोका था, और उसके बाद भी बहुत सारे क्वेश्चंस है। मैंने ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, लोगों ने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं, तो मैं आपसे एक एक क्वेश्चन का आंसर लेने वाला हूं। तो अभी आप अपना बोल लीजिए, फिर उसके बाद मैं पूछूंगा आपसे। पक्का, आई जस्ट होप मैं आंसर कर पाऊं। 100%, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट यू। तो मैंने आपको प्रेजेंटर बना दिया कीर्तन, या चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। परफेक्ट। सो विवेक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने लास्ट टाइम जहां पर स्टॉप किया था वो बेसिकली ये था जहां पर हम वी वर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई कि अगर आपको बेसिक चीजें समझ गई है, जैसे यील्ड्स कौन सी रेंज में मूव होते हैं। जैसे हमने कहा था कि 10 साल का ट्रेंड आप देखेंगे तो 9% टॉप पे और 6% बॉटम पे है, पर अगर आप 5 साल का ट्रेंड देखेंगे तो वो थोड़ा सा श्रिंक हो गया है, 5.8 लोअर साइड पे और 8.2 अपर साइड पे है, राइट। वैसे ही हमने ये भी समझने की कोशिश की थी कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जैसे ही इकोनॉमी डेवलप होती जाती है, रेंज और थोड़ी सी श्रिंक होते जाएगी। तो सबसे पहला लर्निंग, जस्ट एज अ रिमाइंडर, पहले वीडियो से ये था कि अगर आप रेट साइकिल के बॉटम में है, जो हम करंटली है 6% के आजू बाजू, तो आपको अपना ड्यूरेशन कम रखना चाहिए, क्योंकि वहां से जब इंटरेस्ट रेट साइकिल ऊपर जाने लगता है तो टेम्पररीली वो ड्यूरेशन की वजह से आपको लॉस हो सकता है टेम्पररीली। तो सबसे पहला पॉइंट ये है विवेक, क्योंकि हम 6.2 के आजू बाजू है, जो पिछले 10 साल और 5 साल का जो हमने डेटा देखा था उसके हिसाब से लोअर एंड पे है, तो मेरी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि शायद यहाँ से यील्ड्स बहुत ज्यादा और कमजोर नहीं होंगे। वो थोड़े थोड़े टाइम तक, लेट्स से 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर तक साइडवेज लिंगर कर सकते हैं, पर उन्हें जाना ऊपर ही है मेरे हिसाब से। तो ड्यूरेशन सबसे पहले लो रखना चाहिए। तो वो पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आपको चूज करना है कि मैं शॉर्ट टर्म में रहूं या लॉन्ग टर्म में। तो ये तो क्लियर है कि इस समय पे आपको शॉर्ट टर्म में रहना। ओके। फिर हमने लास्ट टाइम जो दूसरी डिस्कशन की थी कि शॉर्ट टर्म में बहुत सारे ऑप्शंस है विवेक, राइट। जैसे अगर मैं स्लाइड में पीछे चला जाऊं तो यहाँ पर हमने डिस्कशन की थी कि हमारे पास ओवरनाइट फंड्स भी है, हमारे पास लिक्विड फंड्स भी है, अल्ट्रा शॉर्ट, लो ड्यूरेशन, मनी मार्केट, शॉर्ट टर्म। ये सब फंड्स क्वालिफाई होते हैं शॉर्ट टर्म में, जिनका पीरियड 3 साल से नीचे का है। तो अगर दूसरी चीज मैं लास्ट वीडियो से रिलेट करना चाहूं कि आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि आपको शॉर्ट टर्म में रहना है, पर ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ओवरनाइट और शॉर्ट टर्म, ये जो 6 कैटेगरीज है, उन बीच में से कौन सी कैटेगरी में आप इन्वेस्ट करेंगे। तो वापस भी हमने लास्ट टाइम किया था कि आपको आपका जो इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन है उसके साथ इसे मैप कर देना है। तो अगर आप
7 दिन से कम निवेश करना चाहते हैं तो आपको ओवरनाइट फंड में जाना चाहिए। अगर आप 3 महीने तक का निवेश करना चाहते हैं तो लिक्विड फंड, अगर आप 6 महीने तक का निवेश करना चाहते हैं शॉर्ट टर्म फंड, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आप 3 साल का टाइम होराइजन है आपके पास तो आप शॉर्ट टर्म फंड चुनेंगे, राइट? अब विवेक, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स बॉटम आउट हो चुके हैं और शायद यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, तो मैं तो पूरी कोशिश करूंगा कि मेरे पास अगर 3 साल का टाइम होराइजन है फिर भी मैं ड्यूरेशन कम रखूं। तो अगर कम ड्यूरेशन की बात कर रहा हूं तो लेट्स से मान लीजिए मैं लो ड्यूरेशन फंड्स में आज निवेश करना चाहता हूं, 3 साल तक का टाइम होराइजन है, पर क्योंकि मुझे ड्यूरेशन कम रखना है तो कम ड्यूरेशन के लिए मैं डिसाइड करता हूं कि मुझे लो ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाना चाहिए। अब अगर मुझे लो ड्यूरेशन फंड में पैसा लगाना है विवेक, तो यहाँ पर दूसरा एक चैलेंज ये है कि बहुत सारे लो ड्यूरेशन फंड्स है मार्केट में। आप कैसे चुनेंगे कि कौन सा वाला लो ड्यूरेशन फंड लो? हर एएमसी के पास एक लो ड्यूरेशन फंड। तो मैं स्टेप्स, बेसिक 3 स्टेप्स बताना चाहूंगा जिससे आप ये फिगर आउट कर सकते हो कि लो ड्यूरेशन में से इतने सारे फंड्स में से कौन सा फंड आपको चुनना चाहिए। अब विवेक, बिल्कुल टेक्निकलिटी में नहीं जा रहा हूं, बेसिक थॉट प्रोसेस बता रहा हूं जिससे कोई भी विदाउट एनी बैकग्राउंड डेट के ये खुद ही अपने आप से कर पाएगा। तो मैं 2 वेबसाइट्स पे लेके जाऊंगा, एक हम वैल्यू रिसर्च करेंगे और एक हम स्टॉकेज करेंगे। दोनों में सब इंफॉर्मेशन मिलती है, पर सिर्फ 2 वेबसाइट इसलिए दिखा रहा हूं कि इन्वेस्टर्स को चॉइस मिले, उनको जो अच्छा लग रहा है, जो जैसे सिंपल लग रहा है वो वैसे कर पाए। तो सबसे पहला डेटा पॉइंट उन्हें वो ये देखना है कि क्रेडिट रेटिंग्स क्या है फंड्स की या बॉन्ड्स की जिस फंड में निवेश किया गया है। इसका मतलब मान लीजिए अगर 30 लो ड्यूरेशन फंड्स है, उसमें से आपको एक लो ड्यूरेशन फंड चूज करना है, राइट? तो आप देखेंगे कि हर लो ड्यूरेशन फंड में उन्होंने कहां पर निवेश किया हुआ है, कौन से बॉन्ड्स में निवेश किया हुआ है। अब वापस आगे जाए उसके पहले सॉरी, पर एक क्विक रिमाइंडर, अगर ये वाला चार्ट याद है जहां पर हमने कहा था कि AAA और A1 प्लस दोनों प्राइवेट लेंडिंग में यानी कॉर्पोरेट लेंडिंग में सबसे बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग्स में से एक है, और आप सॉवरेन देखोगे तो वो गवर्नमेंट है। तो ये 3 सबसे बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग, सॉवरेन, AAA और A1 प्लस। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में सॉवरेन, AAA और A1 प्लस है सबसे ज्यादा, तो आपके पोर्टफोलियो में क्रेडिट रिस्क सबसे कम है। पर ये आपको दिखेगा कहां पर? तो सबसे पहले मैं आपको वैल्यू रिसर्च पे लेके जाता हूं। हेलो, आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं और इस तरह के वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड करूं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप मेरे इस प्रयास से जुड़ना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, बिकॉज बेल से ही पता लगता है कि कोई नया वीडियो मैंने रिलीज किया है। धन्यवाद। तो लेट्स हम वैल्यू रिसर्च पे जा रहे हैं। ओके, अब देखिए बहुत सारे फंड्स हैं जिसमें आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से फंड में आपको निवेश करना चाहिए। पर मान लीजिए मैं एक फंड ले लेता हूं, लेट्स से एक्सेस ट्रेजरी एडवांटेज। ओके, रैंडमली एक फंड आ गया, सो लेट्स से एक्सेस ट्रेजरी एडवांटेज। हमने उस फंड पे क्लिक कर लिया। अब आप जैसे ही उस फंड पे क्लिक करेंगे बहुत सारा डेटा आपके सामने आ जाएगा। आपको सिर्फ नीचे जाकर एक यहाँ पर ग्राफ है, ये ग्राफ देखना है, राइट? अब ये ग्राफ आपको क्लियर बाइफरकेशन दे देगा विवेक कि आप इस फंड में अगर पैसा लगाएंगे तो इस फंड में कितना क्रेडिट रिस्क है। सिंपल तरीका, आप यहाँ पर एवरेज क्रेडिट रेटिंग देख लीजिए। तो यहाँ पर एवरेज क्रेडिट रेटिंग दी हुई है जो AAA है, यानी इस फंड ने जो पैसा लगाया है मोटा मोटा सबसे बेस्ट क्रेडिट रेटेड प्रोडक्ट में लगाया है। अगर आपको थोड़ा सा और बाइफरकेशन चाहिए तो यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं। अब देखिए AAA बेस्ट रेटिंग में से एक है, A1 प्लस बेस्ट रेटिंग में से एक है, सॉवरेन बेस्ट रेटिंग में से एक है, और कैश तो डिफॉल्ट होगा ही नहीं। अब AA में कितना पैसा लगा है? 10%, 11%, यानी 90% आपका पोर्टफोलियो AAA, A1 प्लस, सॉवरेन या कैश में है, जो सबसे
बेहतरीन क्रेडिट रेटिंग्स में से एक है। तो ऐसे आपको पता चलेगा कि आप जिस फंड में पैसा निवेश करने की कोशिश कर रहे हो उसमें कितना ज्यादा क्रेडिट रिस्क लिया है या कम लिया है। अब यहाँ पर देखेंगे तो पता चलेगा कि क्रेडिट रिस्क इस फंड ने बिल्कुल ही कम लिया हुआ है, क्योंकि इसमें कहीं पर भी आपको A-, A+, BBB ऐसी कोई रेटिंग्स वाले प्रोडक्ट नहीं दिख रहे हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इतने सारे लो ड्यूरेशन फंड्स में से हर लो ड्यूरेशन फंड में किसने कहां पर और कौन सी क्रेडिट रेटिंग वाले पोर्टफोलियो में निवेश किया है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि फंड की क्वालिटी क्या है क्रेडिट रेटिंग पे। विवेक, ये क्लियर है? हाँ, परफेक्ट। अब दूसरी चीज जो हम देखेंगे वो है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क। अब कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्यों जरूरी है विवेक? लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले तो कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्या होता है कि 100 रुपए में से आपने कितने रुपए एक कंपनी को लोन में दिए, उससे आप कॉन्सेंट्रेशन रिस्क करेंगे। अब मान लीजिए 100 रुपए में से आपने 10 रुपए एक कंपनी को दिए हैं और अगर वो कंपनी डिफॉल्ट हो जाती है तो आपका एनएवी 10% से गिर जाएगा। यानी आपने जितने पैसे उस कंपनी को दिए हैं, जितने परसेंट पैसे उस कंपनी को दिए हैं, उतने परसेंट से आपका एनएवी गिर जाएगा। अब डेट फंड में अगर आपका एनएवी 10% से गिर जाएगा तो मोटा मोटा आपका 1.5 से 2 साल की कमाई चली जाएगी। सही बात है। तो डेट फंड में निवेश करते वक्त सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखना यह है कि आप ऐसे फंड में निवेश करें जहां पर क्रेडिट रिस्क ना हो, कॉन्सेंट्रेशन रिस्क ना हो। कॉन्सेंट्रेशन रिस्क का मतलब कि उन्होंने किसी भी एक कंपनी में 5% से ज्यादा पैसा ना लगाया। अब ऐसा कोई डेफिनेशन नहीं है, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि 5% तक पैसा लगाया वो ठीक है, पर 5% में भी 1, 2, 3 कंपनी हो जिसको 5% पैसा दिया गया है, पर मोटा मोटा उसे डिवाइड किया जाए 5%, 4%, 3, 2 ऐसे, जिससे रिस्क कम हो जाएगा। अब ये डेटा आपको कहां पर मिलेगा? तो अब हम जाते हैं स्टॉक एज की वेबसाइट पे। तो लेट्स से web.stockage.com, आप वेबसाइट पे जाइए। अब हम सेम चीज अलग वेबसाइट पे अलग तरीके से देखने वाले। आप यहां पर म्यूचुअल फंड्स पे क्लिक कीजिए। आप यहां पर जैसे ही क्लासेस पे क्लिक करेंगे, आपको वो जो मैंने 16 अलग अलग कैटेगरीज बताई थी, वो पूरी कैटेगरीज दिखने लगेगी। यहां पर आप डेट पर क्लिक करेंगे तो अब क्योंकि हम लो ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, हम सीधा लो ड्यूरेशन पे जाएंगे। तो आप जैसे ही लो ड्यूरेशन पे क्लिक करेंगे, लो ड्यूरेशन में जितने फंड्स है वो सब ओपन अप हो जाएंगे। क्योंकि हमने वो एग्जांपल एक्सिस ट्रेजरी का किया था, यहां पर भी हम एक्सिस ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे। आप जैसे ही एक्सिस ट्रेजरी पे क्लिक करेंगे, आपको यहां पर डेटा दिखने लगेगा। अब क्योंकि हमें होल्डिंग्स देखनी है कि एक कंपनी को कितना पैसा दिया गया है, हम होल्डिंग्स पे क्लिक करेंगे। यहां पर देखिए आपको ये भी बाइफर्केशन मिलेगा कि कॉर्पोरेट डेट में कितना पैसा है, कमर्शियल पेपर में, ट्रेजरी बिल में। पर हमें ये डेफिनेटली बहुत अच्छा डेटा पॉइंट है, पर हमें एक बहुत रेलिवेंट डेटा पॉइंट देखना है कि एक कंपनी को कितना पैसा दिया गया। तो आप ये अदर एसेट्स पे क्लिक करेंगे और जैसे ही आप अदर एसेट्स पे क्लिक करेंगे, आपको पता चल जाएगा यहां पर कि आपने एक कंपनी को कितना पैसा दिया है। अब देखिए यहां पर क्लियरली आपको दिख रहा है कि चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट फाइनेंस को 1.6% पैसा दिया गया। यानी अगर फंड के पास 100 करोड़ का ईयूएम है तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए इस कंपनी को दिया है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन को 1.6 दिया हुआ है। अब आप देखिए वैसे ही डिवाइड करके बहुत सारे कंपनीज को छोटी छोटी किस्तों में पैसा दिया गया है। अब इसका फायदा ये है कि मान लीजिए ये वाली जो कंपनी है, लेट्स से आपने नाम नहीं सुना, हाइपोथेटिकली लेट्स से ये भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड, राइट? अब इसका पैसा दिया गया 0.3%। अब मान लीजिए किसी एक वर्स्ट केस सिचुएशन में कंपनी डिफॉल्ट भी हो जाती है तो आपके एनएवी पे 0.3% का लॉस होगा। तो अगर एनएवी 6 चल रही थी तो वो 5.7 हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा केसेस में तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये 0.2, 0.3% ऊपर नीचे हुआ। तो ये फायदा है कॉन्सेंट्रेशन रिस्क देखने का
और मेरे हिसाब से आपको ऐसे फंड्स में पैसा लगाना चाहिए जो 5% से ज्यादा एक कंपनी को नहीं दे रहा, और वो 5% में भी एक या दो कंपनी को दिया है, उसके बाद वो नीचे गिरते जा रहे हैं। तो ये इसमें आपको बस दूसरी कीर्तन बस एक ही चीज है कि आप अभी जो अपन लोगों ने स्टॉकेज में पोर्टफोलियो देखा है ना, उसमें पेपर वाइज है वो, आई थिंक कंपनी वाइज नहीं है। तो ये एक अच्छा सजेशन आपकी तरफ से मुझे मिल गया, तो मैं उसके ऊपर मैं वर्क करूंगा कि कंपनी वाइज एक्सपोजर भी इवेंचुअली हमको दिखने लग जाए, तो वो एक नंबर आ जाएगा कि एचडीएफसी को टोटल कितना दे रखा है या टाटा को कितना दे रखा है टोटल। ये बहुत इंटरेस्टिंग फीडबैक दिया आपने। राइट, तो आई थिंक वो एक बार जैसे ही आप विवेक देख लेते हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि एक कंपनी के ऊपर एक्सपोजर कितना है। देखिए ये सेम इक्विटी जैसा है। अगर आप 10% पैसा रिलायंस में डाल देते हो, राइट, आपके फंड का, और रिलायंस अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो आपका फंड अंडर परफॉर्म करने वाला है, क्योंकि आपका मोटा पैसा रिलायंस में लगा हुआ। समथिंग वेरी सिंपल। आप मुझे बताइए, ये बॉन्ड मार्केट का या बॉन्ड फंड के अंदर में इन्वेस्ट करने का ये कुछ रूल होता होगा ना म्यूचुअल फंड वालों का कि 10% से ज्यादा हम एक्चुअली में कंपनी रिस्क नहीं लेंगे, तो सेबी के कुछ रूल्स हैं क्या इस तरह के? हाँ विवेक जी, तो रूल्स, ये बहुत सारे रूल्स, ये आईआईएफएल, डीएचएफएल, जी, ये सबके डिफॉल्ट होने के बाद थोड़ा सा सेबी ने एक एक्शन लिया था। तो पहले आप 15%, 20% तक एक्सपोजर किसी एक कंपनी में रख सकते थे। अच्छा। अब एज पर द न्यू रूल बाय सेबी, आप 10% से ज्यादा एक कंपनी को एलोकेट नहीं कर सकते। आप 20% से ज्यादा एक सेक्टर को एलोकेट नहीं कर सकते, या एक कॉन्ग्लोमरेट को एलोकेट नहीं कर सकते। जैसे आप टाटा की 5 कंपनीज में मिलाकर 20% से ज्यादा पैसा नहीं दे सकते, राइट? तब तो फंड मैनेजर, सॉरी मैं बीच बीच में इंटरप्ट कर रहा हूं आपको, तब तो फंड मैनेजर ऑलरेडी ये काम कर रहा है, राइट? तो फिर हमें वापस से क्यों देखना है ये? हाँ, तो अब देखिए दो चीजें यहाँ पर होता ये है कि एक रूल्स होते हैं, राइट? एक होता है उस रूल को सही तरीके से यूज किया जा रहा है। देखिए रूल नहीं थे तब अगर कोई भी कंपनी के बॉन्ड पे फंड मैनेजर को ज्यादा पैसा मिलता था, तो वो बहुत सारा पैसा वहां पर एलोकेट कर देता था। सही बात है, राइट? अब क्योंकि रूल नहीं था, राइट, और लोगों ने डिफॉल्ट्स नहीं देखे थे, वो विजुअलाइज नहीं कर पा रहे थे कि कंसंट्रेशन रिस्क का इंपैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। सही बात है। अभी भी आप नोट करेंगे सेबी का रूल 10% है किसी भी एक कंपनी में लगा, पर हम यहाँ पर 5% से ज्यादा पैसा नहीं देने की बात कर रहे किसी एक कंपनी। अच्छा, मैं समझ गया। तो सेबी ने अपना रूल डिफाइन कर रखा, बट आप ये बोल रहे हैं कि यार अपने भी रिस्क खुद का मैनेज करने के लिए और एड ऑन फिल्टरिंग कर लेना समझदारी है। एब्सोल्युटली। तो आई थिंक क्योंकि यहाँ पर 3 लेवल पे फिल्टरिंग हो रही है। सबसे पहले तो सेबी अपना फिल्टर कर रहा है 10% से ज्यादा नहीं, फिर फंड मैनेजर अपने लेवल पे, कुछ फंड हाउस लेवल पे भी डिस्कशन होता होगा कि इतने से ज्यादा हम एलोकेशन किसी एक कंपनी में नहीं करेंगे। तो एक फिल्टर हम हमारे एंड पे भी कर लेते, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जब भी लोग डेट फंड इन्वेस्टिंग के बारे में सोचते हैं, उन्हें रिस्क नहीं लगता, उन्हें लगता है डेट में पैसा डाला है तो ये तो फिक्स डिपॉजिट की तरह है। तो ये छोटे से फिल्टर्स बहुत हेल्प करेंगे रिस्क को मिटिगेट करने के लिए। इसीलिए मैं कहता हूं कीर्तन की चाहे जितना भी डायरेक्ट प्लान आ जाए, चाहे जितना भी प्लेटफॉर्म्स आ जाए, एक अच्छा इन्वेस्टमेंट एडवाइजर उसको, उसका रोल कोई भी नेगेट नहीं कर सकता है। और आप शायद कीर्तन आप भी फाइनेंशियल प्लानर है, करेक्ट? तो आई थिंक इंडिया ऐसी कंट्री है, यहाँ पे खाली टेक्नोलॉजी के थ्रू बटन दबा के इन्वेस्ट कर देना अभी भी मुझे लगता है कि शायद एक सही तरीका नहीं है। कहीं ना कहीं एक एडवाइजर साथ में रहने से गलतियां करने की प्रोपेंसिटी थोड़ी कम हो जाती है। विवेक जी, मुझे एक स्पेसिफिकली इस इंडस्ट्री में 12 साल निकालने के बाद ये एक अंडरस्टैंडिंग आ गई है कि इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इन्वेस्टमेंट से ज्यादा कंज्यूमर का बिहेवियरल मैनेजमेंट है। सही बात है। अगर मार्केट 12,500 से 7,500 तक टूट रहे, राइट, आप देखेंगे कि जनरल डेफिनेशन रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो लोग सब बेच के सब चले जाएंगे, क्योंकि उनको लगता है अब 3,000 हो जाएगा। आई थिंक तो ये इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट से ज्यादा बिहेवियरल मैनेजमेंट है कि आप कैसे
क्लाइंट को इन्वेस्टेड रखते हो और उन्हें लॉन्ग टर्म थोड़ा सा स्ट्रक्चरल ऑब्जर्वेशन दिखा पाते हो, जिसकी वजह से उनका भी फायदा हो जाता है। दैट इज व्हाट योर जॉब एज अ फाइनेंशियल प्लानर इज व्हाट आई एम। करेक्ट। मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूँ। मेरा एक बहुत अच्छा मित्र है, तो जब निफ्टी 8,000, 7,600, 7,700 हो रहा था, वो इतना विचलित हो गया था कि बोला यार मेरा तो पैसा, और वो वन ऑफ दोस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म यूज करके उसने इन्वेस्ट किया था, खुश बहुत था उनसे क्योंकि टेक्नोलॉजिकली बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बट वो मुझसे पूछ रहा था कि यार मैं सोचता हूँ एक बार बेच देता हूँ, एक बार बेच देता हूँ, या एसआईपी बंद कर देता हूँ। मैंने उसको समझाया काफी कि यार एसआईपी का मतलब ही होता है कि तू करता है, अगर एसआईपी बंद करेगा वो भी नीचे का मार्केट में, तो उसका वैल्यू क्या है। बट देन बिकॉज टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स में आपके ऊपर छोड़ दिया जाता है और आप पे प्रेशर एक आता है एक्ट करने का, उससे गलती हो गई। उसने 7,500 में अपना एसआईपी बंद कर दिया, जो उसने 11,500 में वापस चालू किया। अगर कोई एडवाइजर होता तो वो उसको कभी नहीं करने देता ये काम, क्योंकि उसको कन्विंस कर पाता वो कि अरे आप मेरे थ्रू इन्वेस्ट किए तो मैं आपको वो करने ही नहीं दूंगा, बिकॉज करूंगा तो मैं ही आपके लिए। आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने देखे सुने ये लॉकडाउन में और अदरवाइज ऑल्सो। आई थिंक आप एब्सोल्युटली करेक्ट हो इस डायरेक्शन में, और मेरा भी मानना ये काफी हद तक सिमिलर है। जी सर, चलिए आगे बढ़िए, मैं बीच में इंटरप्ट कर दिया आपको। नहीं तो परफेक्ट। और फोर्थ चीज हमें ये देखनी है विवेक जी कि आपने ये यहाँ तो डिसाइड कर लिया कि शॉर्ट टर्म लेंगे, लॉन्ग टर्म लेंगे, आपने क्रेडिट रेटिंग पोर्टफोलियो भी देख लिया, आपने ये भी देख लिया कि एक कंपनी को कितना पैसा दिया गया है, राइट। अब लास्ट चीज आपको ये देखनी है कि किसमें पैसा निवेश करने पे मुझे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो मान लीजिए अब 30 फंड्स थे, आपने क्रेडिट रेटिंग और कंसंट्रेशन रिस्क देखकर 30 में से 3 या 4 फंड्स पे आ गए, क्योंकि 3 या 4 ही ऐसे फंड्स थे जिसमें 90% या 100% ट्रिपल ए जैसे एसेट्स में पैसा लगाया गया था और कंसंट्रेशन रिस्क कम था। अब आपको एक फाइनल स्टेप लेना है कि इन 4 फंड्स में से कौन सा लूं। तो आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग चाहिए। YTM जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर आप फंड का YTM 6% है आज, तो आज अगर आप ले लेते हैं और एवरेज मैच्योरिटी तक रुकते हैं तो आपको 6% मिलने की गुंजाइश है, थोड़ा सा ऊपर नीचे जी, राइट। तो अब आपको देखना है कि कौन से फंड में पैसा लगाने से मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिलेगा। तो आपको सिर्फ एक कैलकुलेशन करना है उन 3 या 4 फंड्स में, उन 3 या 4 फंड्स का YTM लीजिए और उसे एक्सपेंस से माइनस कर दीजिए, वो आपका नेट रिटर्न है। कैसे? अच्छा, वापस स्टॉक एज पे चले जाते हैं, बेसिक सिंपल, राइट। मान लीजिए अगर आप इन्फो पे चले गए, हाँ यहाँ पर पूरा डेटा देते हैं हम लोग उसका। करेक्ट, परफेक्ट। तो यहाँ पर आपने इन्फो पे क्लिक कर लिया। अब जैसे ही इन्फो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पर फंड का एक्सपेंस रेशियो मिल जाएगा जो है 0.61, और यहाँ पर आपको फंड की यील्ड टू मैच्योरिटी मिल जाएगी 4.19, राइट। और यहाँ पर उसका एवरेज मैच्योरिटी है जो है 270 डेज। तो सबसे पहले तो हम ये कह रहे हैं कि आपको अगर इस फंड में निवेश करना है तो 270 दिन बने रहना है, और अगर आप 270 दिन बने रहेंगे तो रिटर्न कितना निकलेगा? 4.19 माइनस 0.61। ओके। तो अब आपको देखना ये है कि अगर आपने 3 फंड्स जो आइडेंटिफाई किए क्रेडिट रिस्क या कंसंट्रेशन रिस्क के बाद, YTM माइनस एक्सपेंस करने पर किस फंड में सबसे ज्यादा पैसा मिल रहा है, वो फंड आपकी चॉइस है। तो ये बेसिक थॉट प्रोसेस है या फ्रेमवर्क है कोई भी एक डेट फंड सिलेक्ट करने का, और ये एप्लीकेबल है किसी भी इकोनॉमिक सिचुएशन में। आप सिर्फ ये 4 स्टेप्स फॉलो कीजिए, आप 10 में से 9 बार सही फंड सिलेक्ट कर पाएंगे। बहुत सही। आई थिंक व्हाट वी हैव गिवन इज फैंटास्टिक। इतना सिंपल तरीके से आपने एक फॉर्मूला दे दिया है। शॉर्ट टर्म करना है या लॉन्ग टर्म, मॉडिफाइड ड्यूरेशन देखिए, क्रेडिट रेटिंग देखिए, कंसंट्रेशन रिस्क देखिए, और YTM माइनस एक्सपेंस कीजिए। अमेजिंग यार, दिस इज, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। Thank you so much for giving this formula to our users.